तो आज हम बात करने वाले हैं इंसान और प्रकृति के बीच की उस जंग और जुगलबंदी की जो हमारे खेतों में हर रोज चलती है। जी। एक तरफ है कीट, खरपतवार और कुपोषण जैसी मतलब बड़ी बड़ी चुनौतियां, और दूसरी तरफ हैं हमारे वैज्ञानिक जो पौधों के डीएनए के साथ काम करके सुपर फसलें बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। और हमारे पास बीपीएससी और कृषि से जुड़ी परीक्षाओं के लिए कुछ बहुत अच्छे नोट्स हैं और आज हम इन्हीं को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और देखिए ये कहानी सिर्फ लैब में होने वाले एक्सपेरिमेंट्स की नहीं है, ये कहानी है बड़े विवादों की, अरबों डॉलर के बिजनेस की और करोड़ों किसानों की जिंदगी बदलने वाली टेक्नोलॉजी की। सही कहा। परीक्षा के नजरिए से देखें तो हम सिर्फ फैक्ट्स नहीं रटेंगे बल्कि उनके पीछे की वजह और उनके नतीजों को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे चर्चित शब्द से, जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें, या जिसे हम जीएम फसलें कहते हैं। सुनने में तो ये बहुत भारी भरकम लगता है, पर इसका असल में मतलब क्या है? इसे ऐसे समझिए कि आप पौधे के साथ एक बहुत ही सटीक मतलब एक प्रिसीजन वाली सर्जरी कर रहे हैं। अच्छा। आप उसके हजारों जीन्स में से किसी एक जीन को जिसे बेहतर बनाया जा सकता है उसे बाहर निकालते हैं और उसकी जगह कोई दूसरा ज्यादा फायदेमंद जीन डाल देते हैं। और ये जीन कहीं से भी आ सकता है, किसी दूसरे पौधे से? किसी दूसरे पौधे से या यहाँ तक कि किसी बैक्टीरिया से भी। इसी प्रक्रिया को जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं और इससे जो पौधा तैयार होता है उसे ट्रांसजेनिक पौधा कहते हैं। जैसे बीटी कॉटन या जीएम सरसों। पर इसका मतलब तो ये हुआ कि कोई भी प्राइवेट कंपनी अपनी मर्जी से कोई भी जीएम बीज बनाकर बाजार में नहीं बेच सकती। इसे कोई कंट्रोल तो करता होगा। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है और यहीं पर भारत की सबसे ताकतवर रेगुलेटरी बॉडी का रोल आता है। परीक्षा के लिए ये नाम बहुत बहुत जरूरी है, GEAC। GEAC। हाँ, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ये पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत काम करती है और यही वो फाइनल गेटकीपर है जो ये तय करता है कि कौन सी जीएम फसल भारत के खेतों में उगेगी और कौन सी नहीं। तो भारत में इस गेटकीपर ने जिस पहली और अब तक की इकलौती खाद्य फसल नहीं बल्कि कमर्शियल फसल को हरी झंडी दी, वो था बीटी कॉटन। जी, बीटी कॉटन। और इसकी कहानी जितनी सफलता की है उतनी ही विवादों की भी। तो हुआ क्या था? कहानी शुरू होती है कपास के सबसे बड़े दुश्मन से, बॉलवर्म मतलब सूंडी। हाँ। ये कीड़ा पूरी की पूरी फसल तबाह कर देता था और किसान महंगे कीटनाशकों का छिड़काव कर करके परेशान थे। तो वैज्ञानिकों ने इसका हल ढूंढा मिट्टी में पाए जाने वाले एक बैक्टीरिया में, जिसका नाम है बैसिलस thuringiensis। बिल्कुल, और इसी के शॉर्ट फॉर्म से नाम पड़ा बीटी। अच्छा, तो इस बैक्टीरिया का कपास से क्या लेना देना था? इस बैक्टीरिया के पास एक कह सकते हैं गुप्त हथियार था, एक खास प्रोटीन बनाने वाला जीन। प्रोटीन? हाँ, और ये प्रोटीन बॉलवर्म जैसे कुछ कीटों के लिए जहर का काम करता था। तो वैज्ञानिकों ने इसी जीन जिसका नाम है Cry1AC, हाँ, उसको बैक्टीरिया से निकाला, Cry1AC। हाँ, और उसे सीधे कपास के पौधे के डीएनए में डाल दिया। अब पौधा खुद अपना बॉडीगार्ड बन गया। मतलब जैसे ही बॉलवर्म पौधे को खाने की कोशिश करता, वो प्रोटीन उसके पेट में जाता और उसका पूरा पाचन तंत्र फेल हो जाता था, कीड़ा मर जाता था। वाह, मतलब कीटनाशक छिड़कने का झंझट ही खत्म। ये तो किसानों के लिए क्रांति जैसा रहा होगा। बिल्कुल। 1996 में ये दुनिया में आया और 2002 में, जैसा आपने बताया, GEAC ने इसे भारत में मंजूरी दे दी। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं थी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, प्रकृति बहुत स्मार्ट है। कुछ ही सालों में बॉलवर्म की कुछ प्रजातियों ने उस एक जीन Cry1AC के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित करना शुरू कर दिया। अच्छा, ये एक तरह के आणविक हथियारों की दौड़ थी। अब कंपनी को एक अपग्रेड लाना पड़ा और वो अपग्रेड था बोलगार्ड 2, जो 2006 में आया। तो इसमें क्या नया था? इसमें एक की जगह दो अलग अलग जीन डाले गए, Cry1AC के साथ साथ Cry2AB। Cry2AB। जी, इसका लॉजिक ये था कि अगर कीड़ा एक जीन से बच भी गया तो दूसरा उसे खत्म कर देगा। इससे पौधे की सुरक्षा और मजबूत हो गई। ये महीको और मॉन्सेंटो जैसी कंपनियों का एक बड़ा कमर्शियल कदम था। और यहीं पर एक और बड़ा एंगल आता है पब्लिक सेक्टर बनाम प्राइवेट सेक्टर का। एक तरफ ये मल्टीनेशनल कंपनियां थीं और दूसरी तरफ हमारे अपने सरकारी संस्थान। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी
मतलब PAU लुधियाना ने भी अपनी बीटी कॉटन किस्में बनाई। अच्छा, उन्होंने भी बनाई? जी, और उनकी सबसे अच्छी बात ये थी कि किसान फसल के बीज को बचाकर अगली बार फिर से बो सकते थे। मतलब उन्हें हर साल बीज खरीदने की जरूरत नहीं थी। बिल्कुल, जिससे उनकी लागत बहुत कम हो जाती थी। लेकिन प्राइवेट कंपनियों का बिजनेस मॉडल तो कुछ और ही था। उन्होंने एक बहुत ही विवादित तकनीक का इस्तेमाल किया जिसे टर्मिनेटर जीन कहते हैं। ये नाम ही अपने आप में सब कुछ कह देता है। इसे एक तरह का बायोलॉजिकल कॉपीराइट समझिए। बायोलॉजिकल कॉपीराइट? हाँ, आप बीज खरीदकर फसल तो उगा सकते हैं, पर उस फसल से जो बीज मिलेंगे वो अगली बार के लिए बेकार हो जाते थे, वो अंकुरित ही नहीं होते थे। अरे, इसका मतलब किसान पूरी तरह से हर साल बीज खरीदने के लिए कंपनी पर निर्भर हो गया। ये सिर्फ विज्ञान नहीं था, ये एक बिजनेस मॉडल था जिसने एक बहुत बड़ी नैतिक बहस छेड़ दी थी। सोच कर देखिए, एक तरफ विज्ञान है जो पैदावार बढ़ाने में मदद कर रहा है, और दूसरी तरफ एक बिजनेस मॉडल है जो किसान को हमेशा के लिए अपना ग्राहक बना लेना चाहता है। बिल्कुल, तकनीक कभी भी अकेली नहीं आती, अपने साथ ऐसे कई सवाल लेकर आती है। और ये टेक्निक सिर्फ भारत तक सीमित नहीं थी, इसका असर तो पूरी दुनिया पर पड़ा था। वैसे एक आम गलतफहमी ये भी है कि बीटी कॉटन पहली ट्रांसजेनिक फसल थी। हाँ, ये बहुत लोग सोचते हैं, पर असल में पहली ट्रांसजेनिक फसल 1987 में बीटी तंबाकू थी। बीटी तंबाकू? जी, और फिर 1994 में बाजार में आया फ्लेवर सेवर टमाटर, जिसे ऐसा बनाया गया था कि वो जल्दी सड़े नहीं। ये तो शुरुआती एक्सपेरिमेंट्स थे, लेकिन इन्होंने जो दरवाजा खोला उससे पूरी दुनिया की खेती का नक्शा ही बदल गया। और आंकड़े तो वाकई हैरान करने वाले हैं। बहुत ज्यादा। 1996 में जब ये टेक्नोलॉजी नई थी, तब पूरी दुनिया में सिर्फ 1.7 मिलियन हेक्टेयर जमीन पर ट्रांसजेनिक फसलें थीं। सिर्फ 1.7 मिलियन? और 2019 तक ये आंकड़ा बढ़कर 270 मिलियन हेक्टेयर हो गया। एक मिनट, 1.7 मिलियन से 270 मिलियन, ये तो मतलब दुनिया भर के खेतों पर जेनेटिक इंजीनियरिंग ने एक तरह से कब्जा ही कर लिया है। ऐसा क्या हुआ इन 20-25 सालों में? इसकी सबसे बड़ी वजह थी सुविधा और पैदावार में बढ़ोतरी। किसानों को कम कीटनाशक इस्तेमाल करने पड़ रहे थे, खरपतवार को नियंत्रित करना आसान हो गया था। और आज की तारीख में कौन से देश सबसे आगे हैं? आज की तारीख में अमेरिका इसमें नंबर 1 पर है, उसके बाद ब्राजील, अर्जेंटीना, कनाडा आते हैं, और भारत इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है। 5वें नंबर पर। और कौन सी फसलें सबसे ज्यादा उगाई जा रही हैं? लगभग आधी जमीन पर तो GM सोयाबीन का कब्जा है, करीब 48%। अच्छा। इसके बाद मक्का, कपास और फिर कैनोला का नंबर आता है। और इन सब में जो सबसे कॉमन गुण डाला गया है वो है हर्बिसाइड रेजिस्टेंस। मतलब खरपतवार को मारने वाली दवाओं से बेअसर रहने की क्षमता। एकदम सही। बीटी कॉटन की कहानी तो हमने समझ ली, पर भारत में विवाद सिर्फ कपास को लेकर नहीं हुआ। सरसों के तेल के बिना तो हमारा काम ही नहीं चलता, और वहां भी GM टेक्नोलॉजी ने दस्तक दी। हाँ, और यहाँ GM सरसों और हाइब्रिड सरसों के बीच का फर्क समझना परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। GM सरसों का सबसे चर्चित उदाहरण है धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 यानी DMH11। इसे मुख्य रूप से ग्लाइफोसेट नाम के एक खरपतवार नाशी के प्रतिरोधी होने के लिए बनाया गया था। और हाइब्रिड सरसों, क्या वो GM नहीं है? नहीं, हाइब्रिड सरसों जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रोडक्ट नहीं है। इसे पारंपरिक ब्रीडिंग तरीकों से बनाया गया है, जिसमें 2 अलग-अलग किस्मों के अच्छे गुणों को मिलाकर एक बेहतर किस्म तैयार की जाती है। अच्छा। भारत में इसे DMR यानी सरसों अनुसंधान निदेशालय भरतपुर ने विकसित किया, और इसकी पहली सफल किस्म थी NRC HB 506। तो एक जीन बदलकर बनी है और दूसरी क्रॉस ब्रीडिंग से। बिल्कुल। ये फर्क बहुत जरूरी है। तो अब तक हमने जो भी GM फसलों की बात की, उनका मकसद या तो कीटों से लड़ना था या खरपतवार से। लेकिन एक ऐसी भी GM फसल है जिसका मकसद सीधे सीधे इंसान की सेहत से जुड़ा है। मेरा इशारा गोल्डन राइस की तरफ है। बिल्कुल। गोल्डन राइस की कहानी उन विवादित GM फसलों से एकदम अलग है। इसका मकसद पैसा कमाना नहीं, बल्कि जिंदगियां बचाना था। जिंदगियां बचाना कैसे? देखिए, दुनिया के कई हिस्सों में, खासकर दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका में, बच्चों में विटामिन A की कमी एक बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, जिससे अंधापन हो सकता है। अंधापन और यहाँ तक कि मौतें भी। गोल्डन राइस इसी समस्या का एक वैज्ञानिक समाधान है। और ये काम कैसे करता है? इसे बनाने वाले वैज्ञानिकों इंगो पोट्रिकस और पीटर बेयर ने चावल में 2 जीन डाले, एक डैफोडिल फूल से और दूसरा एक बैक्टीरिया से। डैफोडिल फूल से? जी। इन जीन्स की वजह से चावल के दाने बीटा कैरोटीन बनाने लगते हैं, जो हमारे शरीर में जाकर
विटामिन ए में बदल जाता है। और इसी बीटा कैरोटीन की वजह से इसका रंग सुनहरा होता है। एकदम। इसीलिए इसका नाम गोल्डन राइस पड़ा। और इंगोपोट्रिकस को तो गोल्डन राइस का जनक भी कहा जाता है। ये वाकई विज्ञान के मानवीय पक्ष का एक बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन चावल में इनोवेशन सिर्फ जीएम टेक्नोलॉजी तक ही सीमित नहीं रहा। सुपर राइस और हाइब्रिड चावल जैसे कॉन्सेप्ट भी सामने आए। इनमें क्या फर्क है? ये दोनों ही पैदावार बढ़ाने के अलग अलग रास्ते हैं। सुपर राइस का कॉन्सेप्ट फिलीपींस में स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान यानी IRRI के डॉक्टर गुरदेव सिंह खुश ने दिया था। सुपर राइस। हाँ, उनका आइडिया एक ऐसा चावल का पौधा बनाना था जिसकी पत्तियां गहरी हरी हों, जो ज्यादा कुशलता से फोटोसिंथेसिस कर सकें और जिसकी बालियों में ज्यादा दाने लगें। लक्ष्य था मौजूदा किस्मों से 25% ज्यादा उपज लेना। 25% ज्यादा? और हाइब्रिड चावल? हाइब्रिड चावल में 2 अलग-अलग पेरेंट लाइन्स को क्रॉस करके जो पहली पीढ़ी की संतान होती है वो अपने माँ बाप दोनों से ज्यादा पैदावार देती है। अच्छा, ये हेटेरोसिस वाला सिद्धांत। बिल्कुल। इस टेक्नोलॉजी में चीन ने दुनिया को रास्ता दिखाया। प्रोफेसर लोंगपिंग युआन ने 1974 में दुनिया का पहला सफल हाइब्रिड चावल विकसित किया और उन्हें हाइब्रिड चावल का जनक कहा जाता है। और भारत इस दौड़ में कहाँ था? भारत हाइब्रिड चावल विकसित करने वाला दुनिया का दूसरा देश बना। हाँ। यहाँ तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर ने MGR1, जिसे पहले CORH1 कहते थे, वो किस्म बनाई। और बाद में दिल्ली के IRI ने भी किस्में विकसित की। जी, बाद में IRA ने भी PRH1 और PRH6 जैसे बहुत सफल किस्में विकसित की। चावल के बाद अब भविष्य की फसल यानी गेहूं की बात करते हैं। हमारे नोट्स में सुपर गेहूं का भी जिक्र है। क्या ये भी सुपर राइस जैसा ही कोई कॉन्सेप्ट है? हाँ, बिल्कुल वैसा ही। सुपर गेहूं पर रिसर्च का काम भारत में गेहूं अनुसंधान निदेशालय यानी DWR करनाल में चल रहा है। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य भी एक ऐसा पौधा तैयार करना है जिसकी बनावट ही ऐसी हो कि वो 15 से 20% ज्यादा पैदावार दे सके। इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि इसका मूल लक्ष्य वर्ष 2005 रखा गया था। जी। आज हम लगभग 2 दशक आगे आ चुके हैं और ये अभी भी रिसर्च फेज में है। ये दिखाता है कि इस तरह का शोध कितना जटिल और लंबा हो सकता है। बिल्कुल। एक नई फसल की किस्म विकसित करना मैराथन दौड़ने जैसा है, स्प्रिंट जैसा नहीं। इसमें दशकों का धैर्य, मेहनत और बहुत बड़ा निवेश लगता है। तो चलिए परीक्षा के लिए मुख्य बिंदुओं को जल्दी से दोहराते हैं। एक क्विक रिवीजन। जरूर। गोल्डन राइस, इंगोपोट्रिकस, बीटा कैरोटीन यानी विटामिन ए, हाइब्रिड चावल, लोंगपिंग युआन, चीन, दुनिया में पहला 1974 में, सुपर राइस, डॉक्टर GS खुश IRI से 25% उपज में सुधार का लक्ष्य, हाइब्रिड सरसों, DRMR भरतपुर और किस्म थी NRC HB 506, BT कॉटन पब्लिक सेक्टर वाला, PAU लुधियाना और सबसे खास बात, दोबारा इस्तेमाल होने वाले बीज, और आखिर में सुपर गेरू, DWR करनाल और लक्ष्य है 15 से 20% उपज में वृद्धि। तो आज हमने फसल सुधार की दुनिया की एक बहुत ही शानदार यात्रा की। हमने देखा कि कैसे वैज्ञानिक BT कॉटन में जीन डालकर उसे कीटों से लड़ने की ताकत देते हैं, तो वहीं गोल्डन राइस के जरिए कुपोषण से लड़ने की उम्मीद जगाते हैं। जी। हमने हाइब्रिड और सुपर फसलों के बीच का अंतर समझा और ये भी जाना कि इन तकनीकों के पीछे कितनी जटिल साइंस और कितनी बड़ी वैश्विक राजनीति है। और आज की चर्चा के आधार पर मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगा। जरूर। नाम निजी क्षेत्र के विवाद और टर्मिनेटर जीन के मुद्दे पर बात की। ये तकनीक के सामाजिक और आर्थिक प्रभावों का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। हाँ। अब जैसे जैसे हम सुपर गेहूं जैसी और भी ज्यादा एडवांस्ड फसलें विकसित करने की कगार पर हैं, ये सोचना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इन तकनीकों का किसानों की आजीविका और बीज पर उनके अधिकार पर क्या असर पड़ेगा। ये बहुत जरूरी सवाल है। तकनीक और किसान कल्याण के बीच सही संतुलन कैसे पाया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर नीति निर्माताओं, वैज्ञानिकों और समाज सभी को मिलकर विचार करना होगा।